जय हिंद दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीपी एंड डीटी। एसएसबी चाहे आपके एफकेड एंट्री का हो या फिर टेक एंट्री, एनसीसी, अपकमिंग मंथ्स में बहुत सारे एसएसबीज लाइनअप है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एसएसबीज के अंदर आता है वो आता है स्क्रीन आउट का। तो बहुत सारे बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं एंड उन बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि बच्चे आखिरकार स्क्रीन आउट क्यों हुए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरे पीपीडीटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके डिकोड करूंगा कि किस किस पार्ट में क्या क्या आपको करना होता है और किन एस्पेक्ट्स पर आपको वहां असेस किया जा रहा होता है। जहां आप अगर ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका स्क्रीन आउट होना तय हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पीपीडीटी की। तो स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इमेज को देख करके। जब ये इमेज आप देख लोगे, ऑब्जर्व इसको कर लोगे, उसके बाद में फिर हम सारी बातें करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू सी द पिक्चर, इस पिक्चर को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि आपको पिक्चर ऑब्जर्व करने को मिलेगी सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। उन 30 सेकंड्स में ही आपको पूरे पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व करना है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं वो 3 दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। यहां पर ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं, इनके सिर पर लकड़ियों का एक गट्ठा रखा हुआ है और ये बंदा जो है कहीं ना कहीं आपके जैसा दिख रहा है। तो जब आप इन तीनों में से अपने हीरो को चूज करने की बात करोगे तो डेफिनेटली द बॉय विल बी योर हीरो एंड दीज टू जो पीपल है, दीज 2 पर्सन्स जो है, ये समहाउ या तो लकड़ी इकट्ठा करके ला रहे हैं, जो भी आपके मन में परसेप्शन आए। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात जो है, सबसे पहली पीपीडीटी के अंदर सबसे पहला टास्क दैट इज ऑब्जर्वेशन। दैट इज ऑब्जर्वेशन कि क्या आपने उन 30 सेकंड्स का ठीक से इस्तेमाल किया है। क्या आपने उन 30 सेकंड्स में वट एवर इज शोन इन दैट पिक्चर उसको क्लियरली ऑब्जर्व किया है। कई बार बच्चा क्या करता है, पिक्चर को ठीक से देखता नहीं है, बिना ही पिक्चर को ठीक से देखे वो अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है एंड जब वो पिक्चर को बिना देखे स्टोरी लिखेगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें उससे मिस हो जाएगी। जैसे कि अगर हम इस पिक्चर को ठीक से देखें तो हमने कैरेक्टर्स तो देख लिए, पर कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ स्टिमुलस भी यहां दिए हैं। सबसे बड़ा स्टिमुलस क्या है, इन लोगों के सिर पे जो लकड़ी का गट्ठा रखा है, ये पहला स्टिमुलस हो गया। दूसरा कि सर बैकग्राउंड सीन कहां का है, तो इस बंदे के पीछे जब आप देखेंगे तो ये कोई जो ट्री है उसका स्टेम हमें दिख रहा है। तो ये जो नजारा है, ये जो बैकग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं आउट ऑफ द विलेज का है, थोड़ा सा विलेज के बाहर का यह सीन है। अब जब आपने 30 सेकंड्स तक पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कर लिया है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आपको करना होता है, तो नेक्स्ट आपको करना होता है दोस्तों, जैसे ही आपने पिक्चर को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट पार्ट। इस ऑब्जर्वेशन के लिए यू विल बी गिवन 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आप ऑब्जर्व कर लीजिए एंड इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज योर स्टोरी राइटिंग पार्ट। दैट इज योर स्टोरी राइटिंग पार्ट। दोस्तों, ये स्टोरी राइटिंग पार्ट जो होता है, इसके लिए आपको टोटल 1 + 4 मिनट्स का टाइम मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि 1 + 4 मिनट आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, 1 मिनट में आपको लिखना होता है कि आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने वहां पर दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो पिक्चर अभी हमने देखा था, उस पिक्चर के अंदर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे थे 3। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 दिखे। अब आपको ये करना होता है कि जो आपको एक पेपर दिया जाएगा, द पेपर दैट विल बी गिवन टू यू, इस पेपर में इस तरह से एक बॉक्स बना होगा और आपके असेसर जब आपका पीपीडीटी स्टार्ट होने वाला होगा उसके टाइम पर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस पीपीडीटी के अंदर आपको करना क्या है। तो कहेंगे, जेंटलमैन, यू विल बी शोन अ पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स। 30 seconds ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी केयरफुली एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग आपको कुछ डिटेल्स उस पिक्चर के बारे में नोट करना है। वो डिटेल्स क्या होती है, नंबर 1 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उसके बाद में कौन सा कैरेक्टर आपको कहां दिखा। सपोज वो बॉय जो हमको यहां दिख रहा था, आप मान लीजिए सबसे पहले वो बॉय है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, मेल है तो M। तो ध्यान रखिएगा, मेल के लिए M लिखना है, फीमेल के लिए F लिखना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हेयर स्टाइल या फिर ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि आप ठीक से पहचान ना पाओ कि ये लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है पर्सन लिखने का। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, पर्सन अगर आपने लिख दिया तो फिर आप उसको कोई नाम नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा क्या है कि अगर आपको पर्सन ठीक से परसीव नहीं हो रहा है कि बॉय है या गर्ल है, तो आप उसको अपने जेंडर का परसीव कर लीजिए, कोई बात बड़ी बात नहीं है। तो
आपने देखा कि 20 ईयर्स वाला जो है वो मेल है, उसकी एज 20 ईयर्स है और उसका मूड पॉजिटिव है। यह हो गया आपका कैरेक्टर नंबर 1। जो बाकी के 2 लोग हमें दिख रहे हो कहीं ना कहीं ज्यादा एज में है, उसमें से एक मेल और एक फीमेल इस तरह से हमको दिख रहे हैं। तो आपने देखा कि एक और मेल है, ये 45 है और मूड पॉजिटिव है, दूसरी फीमेल है और ये 42 है मान लीजिए, और ये भी मूड पॉजिटिव है। अब इन तीनों में से एक कोई आपका हीरो है। जो आपका हीरो है उस हीरो को आपको करना होता है सर्कल। उस हीरो को आपको क्या करना होता है? सर्कल। इस तरह से बॉक्स में आपको उसको सर्कल कर देना है। सो दिस इज द बेसिक प्रोटोकॉल जो पीपीडीटी के दौरान आपको फॉलो करना होता है। अब आपने क्या किया है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बाद उनका जो जेंडर है, एज है और मूड है, ये तीनों लिख दिए। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है आपका एक्शन। एक्शन में आखिरकार लिखना क्या है दोस्तों? एक्शन में लिखना होता है व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो हमने देखा कि कुछ लोग लकड़ी इकट्ठी करके ला रहे और एक बंदा जो है ठीक ठाक ड्रेस पहना है वो उनके सामने खड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपस में उन लोगों की आपस में बातचीत होगी और उस बातचीत के बेसिस पर ही कोई डिस्कशन निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो लड़का किस विषय पर बात करेगा या उस लड़के ने क्या इनिशिएटिव लिया? क्या वो लोग वुड कटिंग करके लाते थे अपने घर पे फूड कुकिंग के लिए? क्या वो लड़का उनको एडवाइस देगा कि भाई आप जंगल से लकड़ियां मत लाइए, अब लकड़ियों से खाना मत पकाइए, उज्ज्वला स्कीम आ गई है, गैस सिलेंडर्स बड़े सस्ते में अवेलेबल है, आप वहां लीजिए और उससे आप कुकिंग का काम कीजिए। तो ये भी एक बेसिक चीज हो सकती है। या फिर जो भी थीम आपके माइंड में आए तो आपको लिखना होगा एक्शन। एक्शन कहां से दिमाग में आएगा? व्हाट इज गोइंग ऑन, पिक्चर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप पिक्चर में क्या चल रहा है इसके लिए एक्शन में क्या लिखोगे? यू कैन मेंशन कि गाइडिंग विलेजर्स अबाउट द कुकिंग गैस कनेक्शन। ठीक है, क्यों गाइड कर रहा है? क्योंकि भाई वो लोग लकड़ी से खाना पका रहे। तो आपने देखा बच्चों कि अगर आपने ऑब्जर्व ठीक से किया था तो आपने अपनी स्टोरी राइटिंग के अंदर ये सारे कमाल कर दिए हैं। क्योंकि आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो तब तो लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। ऑब्जर्व करोगे कि लिखोगे? तो पहले एक बार ठीक से ऑब्जर्व कर लीजिए। ऑब्जर्व जब आपने ठीक से कर लिया तो 1 मिनट का टाइम आपको जो दिया गया है, इस 1 मिनट के टाइम में आपको इन बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एज कितना है, उसका मूड कैसा है और एक्शन क्या है। अब देखो इतना काम आप कर चुके हो, उसके बाद में आपको अपना स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट करना है। तो दोस्तों स्टोरी राइटिंग वाले पार्ट को आपको 3 सब पार्ट्स में कंप्लीट करना है। पहला, स्टोरी का लेंथ कितना होना चाहिए? तो स्टोरी के लेंथ के लिए मैं आपको गाइड करूंगा भाई 10 to 12 लाइंस की स्टोरी जो होती है वो सफिशिएंट होती है। अगर आपने 10 to 12 लाइन का स्टोरी लिखा तो एकदम सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है और उतने टाइम में आप इतना ही लिख पाओगे। दोस्तों आगे की बात मैं आपको बताऊं उसके पहले बता देता हूं कि अभी 21 मार्च से जो बैच स्टार्ट हुआ था फुल हो चुका है। अगला बैच हमारा जो है वो 16 अप्रैल से आ रहा है। तो अगर आपने भी कोई एंट्री के लिए एसएसबी अवेल किया है तो आप इसके लिए बिना तैयारी के मत जाइए। दूसरी एक और बात, तैयारी ऐसी जगह से कीजिए जहां बहुत ज्यादा जो है एक्सपीरियंस असेसर्स हो और उनके गाइडेंस का बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिल पाए। तो हमारा पहला बैच जो है वो 16 अप्रैल को आ रहा है और दूसरा बैच जो है 30 अप्रैल को होगा और थर्ड बैच जो है बच्चों 14 मई को होगा। आपको जो भी डेट सूट करती है आप इन डेट्स में हमारा एसएसबी इंटरव्यू का जो बैच है उसके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर भी मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख देता हूं, राहुल यादव सर आपसे बात करेंगे। इस नंबर पे आप 9165507006 इस नंबर पे आप बात करके जो अपने एसएसबी की सीट को बुक कर सकते हैं। चलो अब आगे की बात करते हैं कि भाई आपको स्टोरी कितनी लिखना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों स्टोरी का लेंथ कितना होगा? 10 to 12 लाइंस। अब ध्यान से देखिए, इन 10 to 12 लाइंस में से जो फर्स्ट 2 लाइंस है, इन फर्स्ट 2 लाइंस में आपको देना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो। किसका इंट्रोडक्शन देना है? हीरो का इंट्रोडक्शन देना है। जनरली 1 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, 1 लाइन में कभी कभी नहीं होता है तो 1.5 लाइन लग जाती है। उसके बाद सेकेंड से थर्ड लाइन में आपको उस हीरो को कोई टास्क देना है, उस हीरो को कोई प्रॉब्लम देना है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। जैसे अभी जो पिक्चर हमने रेफरेंस के लिए उसमें दिखा कि लोग जो है अभी वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कुकिंग के लिए, जिससे एक तो पोल्यूशन होता है और हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट होता है। तो आप चाहते हो कि भाई सब लोग जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उनका बेनिफिट लें और सब लोग उस जो है वुड के थ्रू कुकिंग करने के बजाय गैस से कुकिंग करें। तो आपने सेकेंड थर्ड लाइन में क्या दिया? टास्क दिया या फिर प्रॉब्लम दिया। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, 4th लाइन से लेकर के एटलीस्ट 9th या फिर 10th लाइन तक जो टास्क आपने आपके हीरो को दिया था उस टास्क को सॉल्व करवाना है थ्रू प्रॉपर एक्शन, है ना। विदाउट एक्शन
बर्बादी हो जाएगी भाई, ठीक है। अधिकतर बच्चा जिसके पास में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं होती है, जिसके पास ब्रॉड थॉट्स नहीं होते हैं, वो बच्चा इस एक्शन पार्ट को मिस कर देता है। और ये एक्शन पार्ट मिसिंग है तो आपका साइकोलॉजी भी खत्म है और आपका पीपीटीटी तो पहले खत्म हो ही जाएगा, साइकोलॉजी दे ही नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है पीपीटीटी में बच्चा अंदर हो जाता है, बट जब ये एक्शन वाला पार्ट प्रॉपर नहीं होता है तो वो साइकोलॉजी टेस्ट में फेल होकर बाहर आ जाता, पता भी नहीं चलता फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो आप 4 to 9, 10 लाइन में आप उस एक्शन दीजिए कि उसने जो प्रॉब्लम या फिर टास्क उसको गिवन था, उस टास्क को, उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व कैसे किया। एंड उसके बाद 10th या फिर 11th 12th लाइन जो है आपकी, इनमें से जो भी लाइन आपके पास रिमेनिंग है, लास्ट 1-2 लाइन जो है उसमें आप बताइए आउटकम क्या हुआ। एंड मैं ये कहता हूं आउटकम शुड बी पॉजिटिव, आउटकम शुड बी पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए हमने स्टोरी के राइटिंग वाले पार्ट पर क्या क्या किया है। स्टोरी राइटिंग वाले पार्ट की शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन आपने 30 सेकंड्स तक किया तो ठीक से ऑब्जर्व करना है। आपको ये नहीं करना है कि आपने पिक्चर देखा और जो पिक्चर सामने दिख रहा है उस पिक्चर को किसी ऐसे पिक्चर से कोरिलेट करने लगे जो पास्ट में आपने कभी देखा था और प्रिपरेशन किया था। दोस्तों मैं ये बात अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मेरे पास में 10-10, 12-12 दिन के लिए भी बच्चे आए हैं और एसएसबी जाकर के वो न सिर्फ रिकाउंट हुए हैं, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। ये एकदम प्रूवन फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करोगे तो आपको रिकमेंड होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो क्या फॉर्मूला है? ऑब्जर्व कीजिए 30 सेकेंड्स के लिए प्रॉपर। उसके बाद आप राइटिंग का पार्ट जो है उसमें प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। प्रोटोकॉल में क्या क्या आता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनका जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, उनका मूड कैसा है, पिक्चर के अंदर एक्शन क्या हो रहा है। और जब स्टोरी लिखोगे तो स्टोरी के अंदर पहले क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिए। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करने के बाद में उसको कोई टास्क या प्रॉब्लम दीजिए। उसके बाद में उसको वो टास्क को जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व दैट टास्क और प्रॉब्लम थ्रू प्रॉपर एक्शन, टेक इनिशिएटिव एंड देन पॉजिटिव आउटकम। ये आपने इतना लिख दिया है। दोस्तों जब आपने इतना लिखा है तो इस राइटिंग पार्ट पर जब आप पीपीडीटी के नरेशन के लिए बैठे होंगे थोड़ी देर के लिए 30-40 सेकंड्स के लिए, तो आपकी शीट आपके हाथ में वापस दे दी जाएगी कि भाई रीड कर लो आप जो रीड करके आए हो, ठीक है। उसके बाद वो शीट वापस से इकट्ठा होगी और आपके तीनों असेसर में से किसी एक के हाथ में वो शीट होगी और वो उसको रीड कर रहे होंगे। तो जब वो आपकी स्टोरी एक बंदा रीड करेगा ना तो क्या क्या देखेगा? पहली चीज, क्या आपने रेलेवेंट स्टोरी लिखी है? जो पिक्चर में दिखाया जा रहा था उससे मिलता जुलता कुछ लिखा है? क्या आपने जो लिखा है उसमें आपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया है? और क्या आपने जो लिखा था उसके अंदर कोई एक्शन हुए हैं या फिर पॉजिटिव आउटकम निकला है? इतना पार्ट देख लिया गया है किसमें? आपके रिटन पार्ट के अंदर। अब दोस्तों थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है और थर्ड पार्ट होता है हमारा नरेशन। सबसे पहला क्या है बच्चा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए 30 सेकेंड्स में। सेकेंड पार्ट होता है दोस्तों स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग कीजिए आप आराम से, वो 5 मिनट के टाइम में। थर्ड पार्ट जो आपका आता है वो आता है नरेशन। नरेशन, अब नरेशन के दौरान देखो स्टोरी राइटिंग जैसे ही आपने कंप्लीट किया आपकी शीट्स कलेक्ट हो गई है। अब आपको जाना नरेशन के लिए। स्टोरी राइटिंग कंप्लीट करने और नरेशन के बीच में एक गैप होता है, वो गैप लगभग 10 से 15 मिनट का मिनिमम होता है। उस गैप में बच्चे क्या करते हैं? यारी दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुमको क्या दिखा, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। और जब दूसरे लोगों का ऑब्जर्वेशन आप उनसे पूछते हो तो आपको सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार मैंने कहीं गलत ऑब्जर्व तो नहीं कर लिया, और वो चीज आपके ऊपर हावी होने लगती है। उसी से आपका नरेशन खराब होता है। तो व्हाट यू हैव टू डू बच्चा, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टोरी राइटिंग सबमिट योर शीट, और उसके बाद में आप ज्यादा लोगों से फालतू कोई बात कीजिए ही मत। आप पूछिए मत कि किसको क्या दिखा, किसको क्या दिखा। आप कंफर्म रहिए अपने आप के ऊपर कि भाई मुझे जो दिखा है वही सत्य है और वही सच है। अपनी बात पर अड़े रहिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व अच्छा किया था, आपने बैकग्राउंड को ठीक से देखा था, आपने कैरेक्टर्स सही देखे, आपने कैरेक्टर्स के साथ में जो स्टिमुलस और एक्स्ट्रा दिए हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपने ठीक से देखा है। इन सबको आपने जब ठीक से ऑब्जर्व कर लिया है दोस्तों, तो उसके बाद आपको डाउट करने की कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आपको नरेशन, तो नरेशन पहली बात ध्यान रखिएगा भाई, नरेशन थोड़ा सा फ्लुएंट हो। नरेशन के दौरान आपको प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो करना है दोस्तों। प्रोटोकॉल क्या ठीक से फॉलो करना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, उनके जेंडर क्या है, एज क्या है,
मूड कैसा है और एक्शन कैसा है। क्यों? क्योंकि आपने जो रिटर्न पार्ट किया था ना, वो रिटर्न पार्ट की शीट तो एक ही व्यक्ति के पास है, बाकी दो तो फुर्सत बैठे आपको सुनने के लिए, तो दो भी सुनना चाहेंगे भाई आपको दिखा क्या था। तो आपको जो दिखा था वो आप इस फ्लुएंट नरेशन में फर्स्ट प्रोटोकॉल जो है उस प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को कितने कैरेक्टर्स दिखे, उनके जेंडर क्या हैं, उनकी एज क्या है, उनका मूड कैसा है, उसमें से आपका हीरो कौन है, और उसके बाद में फिर एक्शन क्या चल रहा है। एंड नेक्स्ट फिर आपका आता है स्टोरी नरेशन वाला पार्ट। देखो ये जो बेसिक प्रोटोकॉल इसको 10 सेकंड्स में खत्म कर लेना। इन 10 सेकंड्स में आप अपनी एक अच्छी छाप, अपना एक अच्छा इंप्रेशन अपने एसएसआर पर छोड़ चुके हो। अब नेक्स्ट 30 to 40 सेकंड जो बच्चे हैं उनमें अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करा के उसको टास्क देके उस टास्क को सॉल्व करा दीजिए फ्लुएंटली। यहां पर देखा जाता है फिर से कि क्या भाई आपने रिलेवेंट स्टोरी लिखी थी, आपने जब नरेट किया तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपने जब ये कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहली बात हो गई रिटर्न पार्ट से रिलेटेड। सेकंड बात हो गई किससे रिलेटेड, आपके नरेशन से रिलेटेड। जब आपने अच्छा परसीव किया, आपने रिलेवेंट स्टोरी बनाई, आपका नरेशन कॉन्फिडेंट था, आपका बॉडी लैंग्वेज भी एकदम सिस्टमैटिक था, तो आपका नरेशन पार्ट अच्छा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। एंड ये जो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट है, इस ग्रुप डिस्कशन वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, देखो भाई नरेशन के दौरान तो आपने इंडिविजुअली नरेट किया है। इंडिविजुअली जब नरेट करते हैं बच्चे, यहां पर कई बार गड़बड़ क्या होती है, सपोज किसी का चेस्ट नंबर 1 है और आपका चेस्ट नंबर 12 है। जब आपका चेस्ट नंबर 12 होता है, आपका जब नंबर आता है नरेट करने के लिए, तब तक ऑलरेडी 11 स्टूडेंट्स या फिर 11 कैंडिडेट्स अपनी स्टोरी नरेट कर चुके होते हैं। उस दौरान आपको ध्यान रखना है, जब 9 या फिर 10 नंबर का कैंडिडेट अपनी स्टोरी नरेट कर रहा होता है, 1 से 9 10 तक सुन लो या 1 से 9 तक सुन लो, 10 11 जब नरेट करने लगे तो आप अपनी स्टोरी को एक बार फिर से रिकॉल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टोरी भूल जाओ और आपको एकदम झटका लगे कि अरे मेरा चांस आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जब नंबर आए तो आप अपनी वही स्टोरी बोलो जो आपने लिखी है, विद फुल फेथ इन योरसेल्फ। अब जब आप अपना नरेशन कर चुके हो, उसके बाद बाकी लोग 3-4 बचेंगे, इनका भी नरेशन सुन लो। फिर एकदम जैसे लास्ट पेन अपना नरेशन खत्म करता है तो तुरंत ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको करना क्या है, उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर पहली बात आपको रिलेवेंट पॉइंट देना है, आपको बैकग्राउंड का एग्जाम्पल देकर के अपनी बात सामने वाले को समझाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग थीम होती है, अलग अलग स्टोरी होती है, बट अगर जिस बच्चे ने पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व किया है तो भले ही लोगों की स्टोरीज अलग अलग हो सकती हैं, पर जो स्टिमुलस है या बेसिक बैकग्राउंड जो है वो कॉमन होता है। जैसे कि सपोज करो एक बच्चा है, किसी को पिक्चर में वेल आ गया, कुआं आ गया। अब कोई कह रहा है कि रेस्क्यू कर रहा है, कोई गिर गया उसको निकाल रहे हैं बाहर, और कोई कह रहा है कि नहीं है तो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम जो है उसको रिजोल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो वेल है। तो आप कह सकते हो भाई हाँ ठीक है, पीने का कुआं था और इसमें वो व्यक्ति गिर गया था, तो पीने का जो आपका वेल था, वाटर फैसिलिटी थी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वो भी कवर हो गई और रेस्क्यू भी कवर हो गया। तो आपको अपनी बातें क्लियरली कहना आना चाहिए, 1। नंबर 2, दूसरों की बातों को आपको अकोमोडेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो बोल रहे हो वही परम सत्य है और सामने वाला बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपनी बात केयरफुली रखिए, कॉन्फिडेंटली वहां पर रखिए, दूसरों की बातों को अकोमोडेट कीजिए, और जब डिस्कशन चल रहा है उसी डिस्कशन के दौरान ही आप धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ते रहिए, स्टोरी को स्टार्ट करके कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते चलिए। आपने अगर डिस्कशन में इस तरह से पार्टिसिपेट किया, लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, लोग आपको बोलने नहीं देंगे, जब भी मौका मिले लोग थोड़ा पॉज ले, आप बोलने की कोशिश करो, जब जब मौका मिले आप बोलिए, पर इस तरीके से बोलना है कि आपको डोमिनेट भी नहीं करना है और आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन भी वहां नहीं होना चाहिए। आपने ठीक से डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। इसके बाद में बात आती है कॉमन स्टोरी की। अगर आपका नरेशन अच्छा गया है, आपने डिस्कशन में ठीक से पार्टिसिपेट किया है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी नॉमिनेटेड बाय योर ग्रुप मेंबर्स कि भाई आप ही कॉमन स्टोरी दीजिए। जब आप कॉमन स्टोरी देने लगे तो ध्यान रखिएगा आप अपनी खुद की स्टोरी मत चिपका देना, क्योंकि जितनी देर आपका ग्रुप डिस्कस कर रहा था उतनी देर असेसर्स उसको केयरफुली सुन रहे थे। तो ध्यान रखिए जो डिस्कशन के अंदर डिस्कस हुआ है उसको ही सम अप करके, मैंने आपसे कहा पहले ही कि कॉमन स्टोरी के लिए नॉमिनेट होने से पहले ही आप
डिस्कशन को माइंड में रख लीजिए कि किस किस ने क्या बोला है और हम किस किस चीज को किस किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है आपका टीम एटीट्यूड कि जब आप टीम में रहोगे तो टीम मेंबर के साथ किस तरह से अकोमोडेट हो पाओगे। और इस तरह से जब आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए बोला जाए तो कॉमन स्टोरी, एक मिलीजुली स्टोरी आप वहां पर रिप्रेजेंट कीजिए। कॉमन स्टोरी देने के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। कई बार बच्चा गलती ये करता है कि वो प्रिपेयर नहीं था कॉमन स्टोरी देने के लिए और उसका नाम किसी ने नॉमिनेट कर दिया, जब वो खड़ा हुआ तो बड़ा घबरा गया, फंबल हो गया। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको नॉमिनेट किया गया कॉमन स्टोरी देने के लिए और पता चला कि आप जो है कर ही नहीं पाए ठीक से, और आप ठीक से नहीं कर पाए तो आपका स्क्रीन होता होता रुक गया। सो मान के चलिए कि अगर 15 का ग्रुप है उसमें से किसी एक को कॉमन स्टोरी देना है तो आपका चांस बनता ही बनता है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था जीडी में भी और बहुत अच्छा आपने नरेट किया था। दोस्तों ये मेरे वो टिप्स थे, ये मेरा वो जो डिकोडिंग था पीपीडीटी का, जिसको फॉलो करके अभी तक हजारों बच्चा स्क्रीन इन हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 1 अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है, तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन रिजल्ट्स फोर्स डिफेंस एकेडमी दे रहा है। अगर फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपीरियंस असेसर्स के साथ आपको प्रिपरेशन करना है, डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे को जीरो से लेकर के एडवांस तक पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि जिन बच्चों को समझ में आता है उन्हीं को पढ़ा रहे, जिनको समझ में आता है उनका तो बहुत ज़्यादा फायदा होता ही होता है, बट ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन कर रहा है उस बच्चे को भी बहुत फायदा होता है इस कोर्स से। और हमारी नेक्स्ट बैच जो 16 अप्रैल से स्टार्ट होगी, उसके बाद 30 अप्रैल और उसके बाद 14 मई, ये तीनों बैचेस लाइनअप है। आप जिस भी डेट के लिए कंफर्टेबल है उस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मेरे साथ में हमारे जो असेसर्स हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस असेसर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की